हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। अब तो कोरोना भी बहुत कम हो रहा है। सो आज काफ़ी समय के बाद सब साथ मिले हैं। थोड़ा बिज़ी थे इसलिए। तो दोस्तों, जैसा कि अक्टूबर हम एक पूरा मंथ जो है सेलिब्रेट करते हैं एज अ डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ, जिसमें हम कोशिश करते हैं तरह तरह के प्रोग्राम्स की, लाइव सेशंस की, लाइव स्ट्रीम्स की, गेस्ट स्पीकर्स को बुलाकर जानकारी लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की, जिससे कि आम जनता को, आम लोगों को पता चल सके कि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है। और ये हम सभी को पता है कि इट्स नॉट अ डिज़ीज़। ये एक कोई बीमारी नहीं है कि भाई मुझे है तो तुम्हें भी हो जाएगी। आज इसी विषय पर बात करेंगे। हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि बेसिकली डाउन सिंड्रोम क्या है, जो कि मैं हर बार अपने हर वीडियो में बताती हूँ। और क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ है, तो हम लोग आगे भी कई ऐसी लाइव स्ट्रीम्स रखेंगे जो कि लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। थैंक यू आप सभी को कि आप लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ऐसे लाइव आऊँ और कुछ विषय पे चर्चा करूँ। थैंक यू शगुन, थैंक यू सो मच। बेसिकली हम आगे इस मंथ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे लाइव स्ट्रीम्स रखें जिसमें कि इस बार मैं नहीं, मेरे साथ कोई और भी जुड़ेगा मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लोगों को जोड़ सकूं जिनको बहुत नॉलेज है, जिनको बहुत ऐसी चीज़ों का ज्ञान है जो हमको इस समय बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अभी आने वाले वीक में मैं प्लान कर रही हूँ NIOS के बारे में जानकारी लेने की, यानी कि ओपन स्कूलिंग, जो ओपन स्कूलिंग होता है, उसका जो कोर्स होता है, उसमें क्या सिलेबस होता है, हम उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज देयर आर चैलेंजेस, लिटिल बिट चैलेंजेस, जो कि बच्चे हमारे कवर अप नहीं कर पाते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स में। उनका सिलेबस, उनका करिकुलम जो होता है वो उनके लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। सो व्हाट इज़ NIOS, how we can apply for it, for those exams, what is the syllabus or what is the difference between the mainstream का जो हमारा syllabus है, जो curriculum है उसमें, और NIOS के syllabus में क्या difference है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, और हम कैसे उसके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं लाइक इन अ वन गो, और एक बार में 2 पेपर, 1 पेपर, किस तरीके से हमारे बच्चे वो पेपर दे सकते हैं और अपना जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकते हैं पूरा 12th लेवल तक। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसके लिए मैं किसी गेस्ट को लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और जो मेरे लाइव स्ट्रीम्स हैं उनको ज़रूर प्लीज़ देखें। कोशिश करेंगे कि हम फेसबुक पे करें, और माइट भी पॉसिबल कि हम जूम पे करें एंड फेसबुक पे भी लाइव करें। सो लेट्स होप एंड आई ट्राई कि मैं एक ऐसे ENT डॉक्टर को से भी बातचीत हम कर सकें, जो कि हमको बेरा टेस्ट के बारे में बताएं, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। बेरा टेस्ट, जो कि बेसिकली इनिशियल टेस्ट है फॉर द हियरिंग टेस्ट, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों में बहुत मिथ है कि उसके अंदर बच्चे को सेडेटिव्स दिया जाता है तो हमें नहीं कराना है और वो अच्छा नहीं है। बट दिस इज़ द बेसिक टेस्ट फॉर हियरिंग, जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारा बच्चा ढंग से सुन पा रहा है कि नहीं। सो इस तरीके के टॉपिक्स पे हम लोग इस मंथ बात करेंगे, और इस बार मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर होगा। आज मैं आपके साथ अकेले हूँ, आपके साथ हूँ। तो चलिए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो जनरल है। व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, और हमें क्या क्या उसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसको डिटेल में हम थोड़ा सा बात करेंगे, प्लस क्या हमें करना चाहिए, और एज अ पेरेंट
हम क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं. Okay. I think there is some network issue. Just wait a minute. I have to join again in my YouTube. Okay, yes. Okay, so sometimes it will be happen because of the network issue. Okay, so दोस्तों डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन होती है, जो कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, और जिनको नहीं पता है वो भी जान लें. इट्स अ जेनेटिक कंडीशन, इट्स नॉट अ डिजीज़. और ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी के करने से या किसी के मतलब किसी की वजह से होती है. बिकॉज ड्यू टू सम, मतलब एट द टाइम ऑफ जब स्टार्टिंग में जो ये बिकॉज ये कंडीशन जो होती है ये एक क्रोमोजोम की वजह से होती है कि आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आता है. मीन्स एट द टाइम like in starting in the earlier stage of your pregnancy, it's a genetically transferred from your genetically transferred, basically one more extra chromosome, one extra chromosome, जो एक extra chromosome है वो बच्चे के अंदर, वो किससे आएगा, माँ से आएगा या मदर से आएगा या फादर से आएगा, ये हम किसी को नहीं बोल सकते हैं. टोटल हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे कि हमारा मेकअप होता है, जेनेटिकली मेकअप. हम लोग जो बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं, और हमारा पूरा जो बॉडी का मेकअप होता है वो हर एक सेल जो है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है. ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है, और उस बच्चे में किससे आया है ये किसी को नहीं मालूम है. 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आए हैं, और वो एक एक्स्ट्रा मदर से आया या फादर से आया. वी कांट ब्लेम टू मदर और वी कांट ब्लेम टू फादर. सो और ना ही आप बच्चे को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन हुई है. सो दिस इज हाउ लाइक द बॉडी इज जेनेटिकली मेड विद अ क्रोमोसोम, एंड देयर इज अ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, लाइक 47 क्रोमोसोम इन अ डाउन सिंड्रोम बेबी. सो ही इज ब्लेस्ड विद दैट कंडीशन. अब बात आती है जब हमें पता चलता है एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्टेंस. सो आई नो स्टार्टिंग कंडीशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. शुरुआत की कंडीशन बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है. बच्चे को, पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना, फैमिली को एक्सेप्ट करना कि उस बच्चे को ये प्रॉब्लम है या ये कंडीशन है या ही इज़ ब्लेस्ड विद द डाउन सिंड्रोम. ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझने वाली बात है. लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि क्योंकि आपके बच्चे को कुछ कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही ना करो. वो बच्चा आप ही लाए हो दुनिया में, 9 महीने वेट करा आप लोगों ने उसका, और फिर आप यू आर सेइंग कि ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया. ये सब क्वेश्चंस ओके, ये सब आते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस इज मस्ट, बिकॉज द बेबी इज़ योर्स ओनली. और जितनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, बच्चा उतना जल्दी आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और उसकी ग्रोथ भी नॉर्मल होगी, उसका डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगा. हाँ, हम इसके टोटली डिटेल में बात नहीं करेंगे कि मतलब भाई क्या हमें डेवलपमेंटली क्या करना चाहिए, व्हाट आर द डिलेज एंड एवरीथिंग. इट्स अ जनरल, टुडे इज़ अ जनरल डिस्कशन कि if you accept your child early, you can help him or her. आप अपने बच्चे को उतनी जल्दी हेल्प कर पाएंगे. I think just a minute. So trying here's to okay.
जस्ट आई एम सीइंग कि कैसे मैं लोगों को ऐड करूँगी। ओके, तो ये तो बात हो गई एक्सेप्टेंस की। अब जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि उसका आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, पूरा उसका मेडिकल चेकअप कराना है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन कि डाउन सिंड्रोम के अंदर जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ माइट भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लाइक योर हार्ट शुड बी चेक्ड, आपका हार्ट चेकअप होना चाहिए। योर आई एंड एयर शुड बी टेस्टेड। आपका थायराइड ब्लड टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन थायराइड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली डाउन सिंड्रोम के बच्चों में थायराइड पाया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप, जब आपका मेडिकली आपने एग्जामिनेशन करा लिया, नाउ जब रिजल्ट आता है, मेडिकली डायग्नोस हो जाता है, तो जो भी इश्यूज़ हैं, अगर हार्ट प्रॉब्लम है, जनरली देयर शुड बी मतलब देयर चांसेस की ASD के चांसेस होते हैं। तो अगर ASD है तो आपको हार्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना है, पीडियाट्रिक हार्ट डॉक्टर, पीडियाट्रिक। तो आप उनसे मिल सकते हैं, वो जो भी आपको बोलें प्लीज़ आप फॉलो करिए। थायराइड है तो थायराइड की मेडिसिन आपको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज जो थायराइड होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। हेलो सुषमा जी, जुड़ने के लिए। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे का थायराइड चेकअप भी कराएं, और अगर है तो उसको थायराइड डोज उसकी स्टार्ट करा दीजिए, जितना भी उसका डोज है। और हमेशा थायराइड की दवाई खाली पेट सुबह सबसे पहले दी जाती है। उसकी दवाई कभी भी आप दिन में कभी भी नहीं दे सकते, और उसको देने के थोड़ी देर बाद तक एटलीस्ट 30 मिनट्स हमको कुछ नहीं खाना या पीना होता है। तो आपको उस तरीके से उसका एडजस्टमेंट करना होता है। नाउ आपने थायराइड, आपका मेडिकली हो गया, आप अब मेडिकली पहले अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करिए। पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपके बच्चे का जो भी, अगर मेडिकली ही इज़ नॉट फिट, तो उसको पहले वो उसके सारी प्रॉब्लम्स, उसका जो भी वो सॉल्यूशन है, जो भी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो होना चाहिए। देन आता है उसका अर्ली इंटरवेंशन। नाउ व्हाट इज़ अर्ली इंटरवेंशन? अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि जल्दी ही किसी भी चीज़ में इंटरवीन करना। इंटरवीन मतलब उसका ग्रोथ डेवलपमेंट। हमें बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जनरली बच्चे का पैटर्न क्या होता है, नॉर्मली अगर बच्चे का देखा जाए तो भाई बच्चा जब बॉर्न होता है, देन उसके बाद उसका नेक होल्डिंग आता है, फिर उसका सिटिंग होता है, देन उसका बिना मतलब सहारे के बैठना शुरू होता है, देन उसका पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट होता है, देन एक आध स्टेप लेना शुरू होता है पकड़ के, देन उसका बीच में एक स्टेप होता है क्रॉलिंग, खड़े होने से, चलने से पहले क्रॉलिंग होता है, देन पकड़ के चलना होता है, देन इंडिपेंडेंट वॉकिंग होता है। सो ऑल दीज आर द बेसिक स्टेप्स, जो कि जनरली हमको पता है कि दिस इज द ग्रोथ पैटर्न। अब आपको क्या देखना है, अपने बच्चे का सबसे पहले मसल, कि बच्चे की मसल टोनिंग में तो इशू नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का मसल वीक होता है, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, तो आप उसके लिए जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं आप उनसे मिल सकते हैं। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट को आप दिखा सकते हैं, तो वो कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज घर पे बताएंगे, तो आप वो घर पे कर सकते हैं। हल्के हाथ से हल्की हल्की मालिश बच्चे को कर सकते हैं, या जो भी वो डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं आप उसके लिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं। देन आपका नेक होल्डिंग होता है। नेक होल्डिंग के बाद आपका सिटिंग पे आते हैं हम। सिटिंग जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम में का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड इवन विथ योर अदर चाइल्ड। ठीक है, हर बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर चीज़ डिफर होती है। उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ पैटर्न, हर चीज़, हर बच्चा डिफरेंट है, एवरीवन इज़ डिफरेंट। ठीक है, चाहे नॉर्मल ही बच्चा क्यों ना हो, बट डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। कंपेयर करने से आप अपने बच्चे को पीछे कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो। सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट हाई। एक्सपेक्ट करो, लेकिन छोटे छोटे गोल्स,
छोटे छोटे सेट्स बना के, छोटे छोटे माइलस्टोन्स, वो अचीवमेंट जो होता है ना, वो बहुत बहुत खुशी देता है। लेकिन जब हम हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इट्स इन नॉर्मल केस ओनली, नॉर्मल केसेस में भी जब हमारी एक्सपेक्टेशन किसी से भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं और अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। मतलब इतना बुरा होता है कि हम डिप्रेशन फील करते हैं। सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट टू मच with anyone, with your life, even with anything. Okay, so you have to work hard. हमको काम करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। तो हमारा फर्स्ट रोल हो गया कि हमने बच्चे की मसल टोनिंग पे वर्क किया, उसका नेक होल्डिंग, देन उसका सिटिंग। अब इसमें टाइम हर बच्चे का वेरी करता है। इट माइट बी कोई बच्चा जनरली 7 से 8 महीने में बैठ जाता है, किसी बच्चे को साल भर लगता है बैठने में, प्रॉपर सिटिंग होल्ड करने में, सिटिंग लेने में। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ही ये है कि जो डिलेज हैं उनको और डिले ना होने दें। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई सपोज मेरा बच्चा आज 8 महीने में बैठा है, तो अगर मेरा बच्चा 6 महीने में नहीं बैठा है, तो मेरी कोशिश अर्ली इंटरवेंशन से ये होगी, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी सबसे ये होगी कि मेरा बच्चा अगर 6 महीने में नहीं बैठा तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो 7 से 8 महीने में बैठ जाए। जो डिले है मैं उनको और डिले ना होने दूँ, तो इस पे मैं कोशिश करूँगी। दिस इज़ दी अर्ली इंटरवेंशन, जो कि अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है। अब आपका बच्चा अगर आपका बच्चा बैठने लग गया है तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉलिंग। वो क्रॉल करने की कोशिश करेगा, आप क्रॉल कराने की कोशिश करो, बिकॉज ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन होता है। जब हम क्रॉल करते हैं तो हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर काम में आते हैं, तो मीन्स आपका दोनों ब्रेन साथ में काम करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स देखा गया है, जैसे मेरे अबीर में ऐसा हुआ था कि वो प्रॉपर क्रॉल नहीं करता था, वो एक पैर से क्रॉल करता था और एक पैर को रोल करता था। सो हमने कोशिश करी, बट वो वहाँ से उतना करने के बाद उसने स्टैंडिंग करना शुरू किया, पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता था। तो हमने फिर वो भी कराया उसको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो थोड़ी छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कैसे उसको करा। बट उस समय मैंने इतने वीडियोज़ उसके जो भी बनाए थे वो मतलब मेरे पास जो थे वो अपलोड करे, क्योंकि ये चैनल वगैरह तो बहुत बाद में मैंने बनाया है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये सारे वीडियोज़। नाउ द नेक्स्ट आफ्टर मतलब खड़े होके करने के बाद इंडिपेंडेंट वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइलस्टोन फॉर आवर चिल्ड्रन। ठीक है ना, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। जब बच्चा चलता है तो वो जो खुशी है कि हाँ मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली चल रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ी होती है वो खुशी। तो अब इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक बच्चा तैयार नहीं हो उसको पुश नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। सपोज़ उसकी मसल वीक है, चलो अभी उसने थोड़ा थोड़ा खड़ा होना शुरू किया, तो उसके पैरों पे आपको एकदम से सारा बोझ नहीं देना है। अगर उसका मसल टोन वीक है या अगर उसका बैकबोन, मतलब उसका मसल इतना वीक है कि उसका बैकबोन उसका वेट नहीं कर रहा, तो उसे ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश ना करें। पहले उसके मसल टोन पे वर्क करें, बिकॉज उससे क्या होगा, उसकी बैकबोन पे प्रेशर आएगा, उसके लेग्स पे प्रेशर आएगा, तो बोन्स डिफॉर्म भी हो सकती हैं। मतलब ये सब बातें मैंने पढ़ी हैं, मैंने जानी हैं, मैंने सीखी हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। बट डॉक्टर इज़ द बेस्ट गाइडर। जो डॉक्टर होता है वो बेस्ट गाइडर होता है। आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें जहां आपको लगता है कि आपके बच्चे की चीज़ सही नहीं लग रही है, आपको उसका वे ऑफ वॉकिंग ठीक नहीं लग रहा है, उसके पैर गलत पड़ते हैं, वो बाहर की तरफ पेंगुइन वॉक हो रहा है, ज़ॉम्बी वॉक हो रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर, बिकॉज द डॉक्टर इज़ द राइट पर्सन जो आपको राइट गाइड कर सकता है आपके बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन देख के। तो प्लीज़ ऑलवेज ask the doctor. If you find anything weird, please go to the doctor, ask the doctor. Okay. Now अभी ये सब हो गई। अब हमारे बच्चे का, अब हमारा बच्चा रेडी है। अच्छा, साथ में इसके साथ में ही हमारे बहुत सारी चीज़ें चालू रहती हैं, मतलब लाइक बच्चे का आई कॉन्टैक्ट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसका हियरिंग का हम देखते हैं कि वो आपको
अकॉर्डिंग टू साउंड रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें साथ में करते रहना है, बच्चे से बातें बिल्कुल करती रहनी है पूरा टाइम। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चे से रेगुलर बात करोगे तो क्या होगा, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है, वो आपको सुन पा रहा है, वो आपको देख पा रहा है, वो आपके जेस्चर्स, एक्शंस सबको नोटिस कर रहा है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। जो कि ब्रेन हो रहा है वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, सब चीज़ों को रिसेप्ट कर रहा है, तो वो सब देख रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। बच्चे का आई मूवमेंट की डिफरेंट कलर्स दिखा के, तो उसको कलर डिफ्रेंसिएशन भी हम शुरू से ये सब चीज़ें ऐसा कुछ कुछ दिखा दिखा के डेवलप कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत से पेरेंट्स आई थिंक नहीं फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत से चीज़ें हैं जो पेरेंट्स नहीं फॉलो करते हैं, वो है कि आपका बच्चा है, आपने उसको स्पेशल, आप कहते हैं कि मेरे लिए वो नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए वो स्पेशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं आप उसके सारे जेस्चर समझने लग जाते हैं। उसकी बैबलिंग शुरू हो गई है, बाबू बू सब कर रहा है वो, ठीक है। तो इट मीन्स नाउ ही इज ट्राइंग टू स्पीक, ठीक है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम माएँ क्या करती हैं, बच्चे को बोलने ही नहीं देती हैं। उसके बोलने से पहले पहले ही पानी, खाना पहले ही खाना पहुंचा दिया, ओहो कुछ भी, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि हमें तो वैसे ही सब पता है, हम तो बच्चा क्या इधर ऐसे देखेगा भी ना तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि उसको क्या चाहिए या वो क्या सोच रहा है, ठीक है। और हम माएँ, बिकॉज वी आर मदर, तो हम लोग पहले ही हर चीज़ अपने बच्चे को ला के दे देते हैं, उसको कोशिश ही नहीं करने देते हैं कि वो ये मेहनत करे कुछ बोलने की, कुछ करने की, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमारे पार्ट पे वो बिल्कुल गलत है। हमें बच्चे को मौका देना है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। क्या होगा, वो एक्सप्रेस ही नहीं करना सीखेगा। जब वो एक्सप्रेस करना नहीं सीखेगा तो वो बोलने की कोशिश भी नहीं करेगा कि भैया मेरे तो बिना करे बस करता हूँ और माँ को समझ में आ जाता है, और जी मेरी माँ तो मेरे लिए सब कर देती है। तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत लेजी होते हैं, उन्हें धक्का देना पड़ता है कोई भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, चलो भाई करो करो करो। तो बोलना भी ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारी टंग होती है, ठीक है, जो हमारी टंग होती है, इट्स अ मस्क्यूलर पार्ट, है ना, ये मस्क्यूलर है। अब क्या होगा, अगर आप बोल रहे हो तो आपका टंग मूवमेंट हो रहा है। अब हमारे बच्चों की जो ये मसल होती है ये वीक होती है, ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं, जॉ की जो मसल्स होती हैं ना, ये सब वीक होती हैं, तो उनको अपना मूवमेंट करने में ना प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है बच्चों की। और बच्चों का जो ये डोम शेप होता है, जो हमारा जॉ होता है ना, वो इस तरीके से होता है, तो जो टंग है वो ऊपर पैलेट तक टच नहीं कर पाती है, ठीक है। अब क्या करें, अब और जो बच्चों की टंग बाहर रहती है, हम कहते हैं बच्चे टंग बाहर निकाल के रखते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि वो टंग बाहर निकाल के रखते हैं, क्योंकि उनका जो माउथ थोड़ा लंबी तो होती है, लेकिन जो उनका माउथ का जो स्ट्रक्चर है, जो ये जॉ बोन और ये सारा जो पैलेट और ये सब है, वो इस तरीके से है कि वो टंग को अंदर रख ही नहीं पाते हैं, स्पेस ही नहीं है उस टंग को अंदर रखने की, तो वो बाहर आ जाती है। तो उसके लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है, उसका सबसे एक ही रेमेडी है, उनको बार बार बोलना, टंग इनसाइड, टंग अंदर करो, टंग अंदर करो। जब भी टंग बाहर दिखे आपको यही बोलना है, टंग अंदर करो। देखो, जब भी कोई हम कुछ चीज़ गलत करते हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा कुछ गलत करता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना है। तो सेम वही चीज़ बच्चों पे भी अप्लाई होती है ना, हमारे बच्चों पे भी, कि ये गलत है और ये आपको नहीं करना है। तो इसे कौन सिखाएगा, हम ही सिखाएंगे। अगर कोई बिहेवियर में गलत काम कर रहा है, कुछ गलत हैबिट है उसकी, तो उसे चेंज कौन करेगा, हम ही कर सकते हैं उसे चेंज। तो हमें ही बोलना है कि ये गलत है, ये मत करो। अब अच्छा, हम टॉपिक पे थे, बात कर रहे थे कि बोलने वाली। तो अब क्या होता है, बच्चों को बोलने में, टंग को मूव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनका काम बिना बोले चल रहा है तो वो उसमें खुश हैं, वो एक्शन से, जेस्चर से, एक्शन आने चाहिए। अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। लेकिन हम उनसे अगर मौका ही नहीं देंगे और उसके एक्शंस और उसके जेस्चर से ही उसकी सारी बातें समझने लग जाएंगे, तो बच्चा बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को मौका दें कि वो बोले।
सो अब यहाँ पे बात आती है मदर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल की, कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना कि येस आई नो मेरे बच्चे को भूख लगी है, लेकिन इट्स योर ड्यूटी टू टेल, मतलब कि वो बोले, कि वो बोलने की कोशिश करे। अगर और वर्ड्स आप दीजिए उसे, अगर आज उसे भूख लग रही है और उसे कुछ चाहिए तो गिव देम वर्ड्स, चिज्जी पानी के लिए मम, तो मम इज अ बैबलिंग, मम 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 मम, चिच 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 जी 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 जी, एनीथिंग, एनी वर्ड, क्योंकि हमें अपने बच्चे के मुंह से शब्द निकलवाने हैं, साउंड्स निकलवानी है, उसको साउंड्स टीच करो, डिफरेंट एनिमल्स ऑफ साउंड्स उसको बोलना सिखाओ, उससे उसका बोलने का माउथ ओपन होगा, टंग का स्ट्रेचिंग होगी, सब कुछ होगा। मसल्स की थोड़ी सी यहाँ पे आप एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हो। बाकी अगर इफ़ यू गो टू द स्पीच थेरेपिस्ट, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों के डिटेल में नहीं जाऊँगी कि स्पीच थेरेपी के लिए क्या करें, और वो सब अलग अलग टॉपिक हैं, आज हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ बात हो गई। फिर घर में ही आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं बच्चे के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उसको वोकैबलरी देना, उसको वर्ड देना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी डॉटर को लेकर आऊँ और उसके साथ हम बात करें कि ओके सो उससे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है कि कैसे बच्चा दूसरे बच्चे को देख के चीज़ें सीख रहा है। और व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चे को बाहर लेके जाना, भीड़ में लेके जाना, पार्क में लेके जाना, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ में हम बच्चे के छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को सिखा सकते हैं, उसको सॉर्टिंग, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं बच्चे के साथ। वो आप बहुत वीडियोस वगैरह बहुत हैं, आप उस पर देख सकते हैं। अब बहुत से पेरेंट्स का ये रहता है कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, तो उसका यही रीज़न है कि अपनी मन मर्जी की बातें बोलता है, लेकिन जब बोलना होता है, जब हम बुलवाते हैं तब नहीं बोलता। तो क्योंकि हमने उसको हैबिट ही नहीं डाली है, तो ये हमें डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए बच्चे को पुश करना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे का खाने, फीडिंग हैबिट। अब खाना, यस, हमारे बच्चों का थोड़ा सा जो ये फूड पाइप होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो हम सॉलिड फूड, जब बच्चा छोटा होता है, जब हम उसे सॉलिड फूड देते हैं तो बहुत से बच्चे वॉमिट आउट कर देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी क्या आदत है सेम, कि हमारा बच्चा जब तक एक कटोरी पूरा खाना नहीं खाएगा, हमको मन नहीं भरेगा कि भाई मेरा बच्चा भूखा है, हमें यही फील होता रहेगा। तो हम इस चीज़ को, एक कटोरी को हाफ कटोरी में करके खिला सकते हैं, 2 बार में करके खिला दें, तो उससे क्या होगा, बच्चा इजीली खा पाएगा। अब क्या होता है, हम तो कि भाई नहीं, खाओ खाओ खाओ, और हम बच्चे को डाइजेस्ट नहीं, मतलब बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं स्वेलो कर पा रहा है, उसका वो छोटा है फूड पाइप, लेकिन हम उसको खिलाते जा रहे हैं, तो क्या करेगा, जहाँ पे भी उसको थोड़ा भी अटकेगा वो सब बाहर निकालेगा। तो ये चीज़ मैंने भी सीखी, मैं भी ऐसे ही करती थी, क्योंकि मैं भी मदर, हाँ, एज अ मदर मेरे को भी यही लगता था, हाय मेरा बच्चा तो भूखा है, लेकिन हम उसी चीज़ को, उसी फूड को लिटिल, मतलब छोटे अमाउंट में थोड़ी देर पे खिला सकते हैं। आई नो मेहनत है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चा वॉमिट आउट ना करे तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, जैसे स्मेल का प्रॉब्लम होता है बच्चों को, टच का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से बात करना चाहिए कि मतलब हम कैसे उसको उसका सॉल्यूशन क्या है या उसकी रेमेडी क्या है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हैं। देन सॉलिड फूड और उस पे हैं हम अभी, तो ठीक है, छोटे कम एज तक तो हमें ये समझ में आता है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा सॉलिड फूड पे, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे को वही सेमी सॉलिड फूड देते रहते हैं, लेकिन इट्स नॉट गुड। फिर बच्चे का मूवमेंट ही नहीं होगा, टीथ का यूसेज ही नहीं यूज़ करेगा, वो सिर्फ सॉलिड लिक्विड फूड खा रहा है, उसे च्यू करना नहीं आएगा, और जब च्यू करना नहीं आएगा तो वो स्पीच में भी इश्यू देगा। आप कभी भी डॉक्टर निधि
डॉक्टर निधि हैं, उनके कभी आप जब लाइव सेशन होते हैं या उनका कोई वीडियो आपको देखने को मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। वो कैसे बताती हैं कि च्यूइंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीच। च्यूइंग भी इम्पॉर्टेंट है स्पीच के लिए, और उनका पूरा देखिएगा, वो बहुत अच्छा हर चीज़ बताती हैं। उनके जो वीडियोस होते हैं, जो बच्चों की डेंटल केयर और डेंटल हाइजीन और जो भी वो बताती हैं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो च्यूइंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आप बच्चे को सेमी सॉलिड से धीरे धीरे हार्ड फूड पे भी, मतलब सॉलिड फूड पे भी शिफ्ट करिए। आप बच्चे को हार्ड वो हम क्या बोलते हैं, आटे के नमक पारे जो बनाते हैं, हार्ड वाले बना के दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा उसे च्यू करे। देयर आर सो मैनी च्यू ट्यूब्स इज अवेलेबल इन द मार्केट, बट आप उसको हार्ड चीज़ें दीजिए और जिसे वो पकड़ के होल्ड करके कोशिश करे, तो उसको थोड़ा थोड़ा क्या होगा, चबाने का, च्यू करने का हैबिट डेवलप होगा। देन कोई भी ऐसी छोटी छोटी क्रंची वाली चीज़ें जो खा सके, चबाने में ईजी हो, वो देना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। तो उसकी धीरे धीरे ये चीज़ हैबिट डेवलप होगी। और जब भी वो आप उसको कुछ खाने के लिए दें तो हमेशा हर चीज़ मतलब इतना एंथुजियास्टिक होकर दीजिए, मतलब इतने ओ वाओ, ये फूड, ये खाना, वाओ, तो बच्चे को भी लगेगा कि ओ इट्स सो यमी, इट्स सो टेस्टी, और उसका टेस्ट डेवलप होगा। वो भी सोच, क्योंकि टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को टेस्ट पता नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन कैसे आएगा, आपके एक्सप्रेशंस देख के धीरे धीरे ही उसके वो डेवलप होंगी ये सब चीज़ें। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वी आर द पर्सन जो हम अपने बच्चे को बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं और उनको लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ा, बहुत चीज़ें आगे उनको ये लेकर भी जाएंगी। यही सब चीज़ें बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, तो ये हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। देन आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करते जाइए साथ साथ में नंबर्स, कलर्स, और आप बच्चे को डिफरेंट वीडियोस दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे विजुअल लर्नर होते हैं। विजुअली जो चीज़ वो उनको देखने को मिलेगी, वो चीज़ उसको वो जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, जल्दी परसेप्ट करेंगे। तो आप विजुअल वाली चीज़ें उनको दिखा सकते हो बाय शोइंग द फ्लैश कार्ड्स और बाय शोइंग द पिक्चर्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप चाहो कि आज आपने उनको पूरी की पूरी बुक दिखा दी A to Z तक और कल वो आपको आंसर दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, हम लोग हमेशा आज सिखाया है तो कल पूछना है, टेस्ट करने लगते हैं बच्चों को। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमको। आप अपने बच्चे को टेस्ट मत करो, आप उसको सिखा रहे हो। प्लीज़ डोंट टेक टेस्ट, एग्जामिनेशन मोड में मत जाओ, उसको सिखाना है। पहले उसको कुछ समय सिखाओ तो सही, देन यू गो टू अ टेस्टिंग मोड। पहले सिखाओ उसे, पहले उसे सीखने दो, और सब कुछ इकट्ठा नहीं सिखाना है। उनको ब्रेक कर लो कि भैया आज के लिए 5 ही लेटर ठीक है, आज के लिए 5 ही पिक्चर्स बहुत है, 5 ही वर्ड्स बहुत हैं, 5 नंबर्स बहुत हैं, और वो आज के लिए नहीं, वो कम से कम आज से 1 हफ्ते तक 5 पे ही रहना है। पहले वो 5 सिखाना है, फिर किसी और नई चीज़ पे जाना है, उसमें और कुछ ऐड करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे लर्न नहीं करते, बच्चे लर्न करते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि दे आर द स्लो लर्नर, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बिकॉज दे आर अ वेरी गुड लर्नर। विजुअली दे लर्न सो फास्ट। और उनका, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उनकी मेमोरी वीक होती है, मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होती है। आप उनसे एक बार कोई बात कर लो, एक बार किसी से वो मिल लें, तो वो उसे नहीं भूलेंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन उस ब्रेन को उस तरीके से यूज़ करना, ये सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना चीज़ों को, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सिखाएंगे। लेकिन उसको सिखाना, लर्निंग हो रही है, लेकिन इट इज़ स्लो। लर्नर अच्छे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, वो थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में, उसको रिटेन रखने में, बेसिकली रिटेन करके रखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा स्लो चलना पड़ता है बच्चों के साथ। ये नहीं कि भाई 2 दिन में मेरे बच्चे को सब आ जाएगा, A to Z सब आ गया, 1 to 10 सब आ गया।
और फिर हम बोलें कि मेरा बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है 2 दिन पढ़ाने के बाद। तीसरा अब नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेड्यूल। हमारे बच्चों का शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारे बच्चों का शेड्यूल बनाना होता है, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा शेड्यूल फॉलोअर होते हैं, शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो आप उनको जो एक शेड्यूल बना के देंगे वो उस शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। एंड द अदर थिंग, रेगुलरिटी। अगर आप अपने बच्चे के साथ कोई चीज़ नई शुरू करते हैं, कुछ सिखाना शुरू करते हैं, तो प्लीज़ बी रेगुलर। आपका रेगुलर होना बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने आज सिखाया और फिर 2 दिन बाद 4 दिन तक हम भूल गए और फिर 5वें दिन हम बच्चे से पूछ रहे हैं अच्छा मैंने जो उस दिन सिखाया था वो बताओ। जी वो तो नहीं बताएगा, वो क्या बताया था आपने। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड। There is some issue. Yes, wait. I think there is some issues in my YouTube live. Okay, so this is finished. I think my YouTube. What happened? I don't know. ओके, सो हम बात कर रहे थे कि हमें अपने बच्चे के साथ रेगुलर बहुत होना है। सो दीज आर द बेसिक, आई थिंक आज जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस करा है ये बिल्कुल सब बेसिक टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ आप जुड़े रहें। आप जब भी मेरा लाइव स्ट्रीम हो उसे ज्वाइन करें। आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले डेज़ में हम लोग गेस्ट स्पीकर्स को भी लाएंगे और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों को बहुत प्यार करिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और हैप्पी डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ. So because we are celebrating this month, so for us this is like a festival month. Okay, वैसे भी festivals ही हैं पूरे महीने. So let's enjoy and we will meet again in my next live video where maybe मैं किसी guest के साथ आपके साथ जुड़ूँ. So thank you so much everyone. Okay, take care then. Bye bye.